हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका वेलकम करता हूं आज के सेकंड लेक्चर में, विच इज पार्ट 2 ऑफ द मेंसुरेशन। ठीक है, पहला पार्ट में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी। आज हम एक नई फिगर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले दो थी जिसका नाम है सर्कल। क्या? सर्कल। तो आपको पता है सर्कल देखने में कैसे लगता है? सर्कल देखने में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है सर्कल। और डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं। सर्कल बेसिकली होता है कि हम एक सेंटर पॉइंट फिक्स करते हैं और एक दूरी को फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं ये सेंटर फिक्स कर लिया और ये दूरी फिक्स कर ली कि मुझे इतनी दूरी चाहिए, तो इतनी इससे मान लो 3 सेंटीमीटर दूरी पे अगर ये बैठा है, ठीक है, एक पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इससे इतने ही डिस्टेंस पे हैं, इतने ही डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको ऐसे घुमाना शुरू करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स निकल जाएंगे जो कि इससे बराबर दूरी पे हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हैं जो इससे बराबर दूरी पे हैं, वही सारे क्या हैं, फिगर बनाते हैं सर्कल। ठीक है, तो व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। मान लो इसका नाम है O या C, कुछ भी मान लो, C मान लो। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जितनी दूरी मुझे चाहिए, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R, रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो दो वर्ड है यहाँ पे। पहला वर्ड आएगा रेडियस और एक वर्ड आता है डायामीटर। क्या? डायामीटर। अगर रेडियस को हम R से लेते हैं तो डायामीटर बेसिकली क्या होता है? डायामीटर D से लिखा जाता है, इसका मतलब है 2R, R का डबल। तो अगर R इतना है तो डबल कर दें तो ये आएगा हमारा डायामीटर। ये डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक। बेसिकली डायामीटर क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया ना, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। रेडियस तो एक डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। तो अब एक वर्ड आता है बेसिकली कॉर्ड। फायदा कुछ नहीं है इनका, एग्जाम में कुछ फायदा नहीं है, बट समझने के लिए कहता है अगर हम सर्कल में कोई भी दो पॉइंट लें, कोई भी दो पॉइंट, तो उनको अगर ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बनती है ना, ये जो लाइन, इसको बोला जाता है कॉर्ड। ये बोला जाता है कॉर्ड। अगर ये दो पॉइंट ऐसे हैं तो लाइन ऐसे होगी, अगर पॉइंट ऐसे हैं तो ऐसे होगी। अगर पॉइंट ऐसे ले लूं तो लाइन कहां से जाएगी? बीचों बीच से। तो नॉर्मली दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, वो जरूरी नहीं है वो सेंटर के होते हुए जाए सर्कल के। तो अगर वो सेंटर से होते हुए नहीं जा रही तो ऐसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बट अगर ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से होके जाती है तो ऐसी लाइन सेगमेंट को बोला जाता है डायमीटर। और आपको पता है सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी है? R, रेडियस, और यहाँ भी दूरी कितनी है? R। इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया? R प्लस R, कितना? 2R। तो इसलिए डायमीटर किसके बराबर है? 2 टाइम्स रेडियस। तो ऐसी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सेंटर से ना जाए वो हुई कॉर्ड, और अगर वो सेंटर से होके जाए तो उसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले ये दो ही चाहिए, यही फॉर्मूला चाहिए। D इक्वल टू 2R, जो डायमीटर है वो रेडियस के 2 गुना होता है। फिर जो फॉर्मूला है बेसिकली सरकमफ्रेंस क्या होता है? ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के लिए ही वर्ड यूज होता है। जब भी सरकमफ्रेंस वर्ड आए तो उसका मतलब सर्कल की बात ही समझ लो हो रही है। तो जैसे पेरीमीटर होता था ना रेक्टेंगल में, कि उसकी जितनी बाउंड्री है उसकी कुल लंबाई कितनी है, वैसे ही सर्कल के केस में ये जो अगर हम यहां से शुरू करें तो यहां से चलना शुरू करें, यहां से चलना शुरू करें, यहां से चलना शुरू करें, यहां पे रुकें। ठीक है, अगर कोई इंसान यहां से चलना शुरू करे, घूम के यहां से वापस यहां आए, तो बोले वो कितना चला है? तो कोई बोले वो कितना चला है, तो हम बोलेंगे ये जो कुल उसने डिस्टेंस चला वो कितना था? 2πr। कितना? 2πr। अब बोलोगे पाई क्या है? पाई एक नंबर है, बेसिकली एक रेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां लेंगे, वो वैल्यू क्या लेंगे? हम लेंगे 22/7, 22/7। पाई इसके बराबर तो नहीं है, बट इसके बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। इस जितना ये है और इन दोनों में बहुत कम फर्क है। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको पेपर में सॉल्व करना है तो पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हो, और
22 को 7 से डिवाइड करो तो लगभग 3.14 आता है। तो जब ये यूज करो तो ये यूज करो, ज्यादातर यही यूज होता है और क्वेश्चन बन जाता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मतलब ये कुल लंबाई जो सर्कल के इस आकार की है वो कितनी है, 2πr। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो पाई को अलग कर दूं और 2r को इकट्ठा कर दूं तो 2r किसके बराबर है, डायमीटर, तो दिस इज पाई डी। तो सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर भी है और पाई डी के बराबर भी है। अब पेपर में r दिया है तो r के d दिया है तो d। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब अब ये जो सर्कल के बीच में जगह है वो कितनी है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। कितनी, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है रेडियस कितना होता है, रेडियस आपको अगर यहाँ डायमीटर रेडियस के 2 गुना है, इसका मतलब डायमीटर को अगर आधा कर दें तो वो क्या बनेगा, रेडियस। अगर 2 यहाँ पे आ जाए, d ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाए तो बनेगा रेडियस। तो r की वैल्यू d/2, तो यहाँ पे r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2 उसका स्क्वायर, तो पाई d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नीचे 4। तो अगर रेडियस दिया है तो 2πr, डायमीटर दिया है तो पाई डी। तो एरिया बीच में सर्कल की ये कितनी जगह है, इसमें कितनी जगह है, तो वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अगर डायमीटर दिया तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर डी इज, ऑप्शन पूछ ले, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 2, पाई डी स्क्वायर अपॉन 3। तो पता होना चाहिए ये भी सर्कल का एरिया है। ठीक है, समझ आ गया। तो 2-3 बातें सीखी, डायमीटर रेडियस के 2 गुना या रेडियस डायमीटर का आधा, सरकमफ्रेंस 2πr, इतना ही याद रखो। और ये पूछेगा तो निकाल लेना, और सर एरिया पाई आर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें सर्कल की हमने डिस्कस कर ली जिसपे क्वेश्चन पूछता है। देखो जिसपे क्वेश्चन पूछता है हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और जिसपे सीधा फॉर्मूला पूछता है उनके हम फॉर्मूलाज पे ही फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आ जाइए सर्कल के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले मुश्किल बाद में करेंगे। द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर इज, कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक सर्कल जिसका रेडियस है 7, तो एरिया कितना होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 22/7, मैंने कहा था पाई की जगह क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो 22/7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 7 और 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस दिया था, क्या निकाल दिया हमने, एरिया। मान लो इस क्वेश्चन में चेंज कर देता थोड़ा सा, रेडियस की जगह डायमीटर दिया होता, डायमीटर दिया होता 14। तो जब डायमीटर दिया होता, तो जब भी क्वेश्चन में डायमीटर है तो सबसे पहले डायमीटर का फॉर्मूला लगा दो, डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस इक्वल्स टू 14। तो यहां से रेडियस कितना मिल जाता, 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में। तो जब भी आपको क्वेश्चन डायमीटर में है तो सबसे पहले डायमीटर की जगह 2r लिख के वो वैल्यू बराबर करके रेडियस की वैल्यू आप निकाल लो, तो रेडियस निकल गया, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है, रेडियस दिया है तब भी, और अगर डायमीटर दिया है तो तब भी। ठीक है, यहाँ पे एक चेंजिंग तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे, 2 तरीके तो देख लिए, रेडियस दिया है तब भी एरिया निकाल सकते हैं, और डायमीटर दिया है तब भी एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद सरकमफ्रेंस। अगर हमें सरकमफ्रेंस दिया है, मान लो वो दिया है 352 मीटर, तो कितना होगा। तो हमें दिया क्या है, सरकमफ्रेंस दिया है 352 मीटर। भाई सरकमफ्रेंस दिया तो है, फॉर्मूला पता है सरकमफ्रेंस का, पता है सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और ये दिया है 352। तो मतलब यहां से मुझे r की वैल्यू मिल सकती है। डायमीटर इसलिए दिया था, रेडियस छुपा है, और सरकमफ्रेंस के बीच में रेडियस छुपा है, तो यहां से r कितना होगा 352 अपॉन यहां से क्या मिलेगा, पाई नीचे आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मीटर
2 1 जा 2, 2 17 जा 34, 1 कैरी 2 6। तो आर कितना आ गया 176 अपॉन पाई। तो फिलहाल मैं पाई को ऐसे ही रखता हूं, आगे चल के देखिए यूज कर लें पाई को। तो पाई की वैल्यू मान लो आगे चल के देखते हैं। आर इतना आ गया, क्यों कर रहा हूं आगे देखते हैं। नाउ एरिया है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर कितना है 176 अपॉन पाई का स्क्वेयर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो पाई 176 का स्क्वायर, तो 176 इंटू 176 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। पाई का तो पाई 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये पाई और ये पाई कैंसल। तो पीछे क्या बचा 176 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो जब भी 22/7 ऐसे लिखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ इसको। तो 176 22 यहाँ पे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 11 जा 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 8 जा 16, 11 1 जा 11, 11 8 जा तो 8 7 जा 56। तो 176 इंटू 56, तो यही आपका आंसर है। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 7 6 का 42 और 5 4 कैरी, 6 1 का 6 और 4 10 मल्टीप्लाई 5 6 का 30, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 3 38, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 6 5 8 9। तो 9856 यूनिट क्या चल रहे थे मीटर, तो उसका कर दो स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 9856 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या किया सरकमफ्रेंस दिया था, सरकमफ्रेंस में छुपा था रेडियस, उसकी वैल्यू निकाल दी, उस रेडियस की वैल्यू एरिया में यूज कर दी कैलकुलेशन की, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था एरिया निकालने के 3 तरीके, जिसमें रेडियस दिया हो सकता है, डायामीटर दिया हो सकता है और सरकमफ्रेंस दिया हो सकता है। तो तीनों मेथड हमने देख लिए। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो ऑलरेडी आप स्क्वायर में कर चुके हो। तो इफ द क्वेश्चन नंबर 4, if the radius of a circle is increased by 75%, then its circumference will increase by पहला ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 100%। तो एक सर्कल है, अगर उसका रेडियस 75% बढ़ाया जाता है तो बताओ सरकमफ्रेंस कितना बढ़ेगा। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था रेडियस R1, पहला रेडियस मान लो 100, तो दूसरा रेडियस कितना हो जाएगा वो 75, सीधा उसमें ऐड कर दो। इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो अगर रेडियस दिया है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr1। तो 2πr1 कितना दिया है 100। ठीक, पाई की वैल्यू नहीं डालो। तो R2 इतना दिया है तो C2 कितना होगा 2πr2, 2 पाई की जगह पाई, R2 कितना दिया है 175, तो ये कितना हुआ 200 पाई और ये हुआ 350 पाई। ठीक है, तो ये हो गया R2 बढ़ गया। कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे को माइनस करके और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको लिख के मल्टीप्लाई 100 इंटू %। बढ़ा हुआ ऐसे निकालते हैं ना, जिसके पास ज्यादा है उसमें से छोटा निकाल दो। तो C2 माइनस C1, तो 350 में से 350 पाई माइनस 200 पाई डिवाइडेड बाय C1, ओरिजिनल कितना था पहले 200 पाई मल्टीप्लाई 100%। 350 में से 200 गए तो आया 150 पाई, नीचे है 200 पाई मल्टीप्लाई 100, ये 2 0 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली। 2 1 जा 2, 2 75 जा 150, तो क्या आया 75%।
तो जितना रेडियस में इंक्रीज हुआ उतने ही परसेंटेज सरकमफ्रेंस में इंक्रीज हुआ। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में 100 लेनी है ओरिजिनल वैल्यू, जितने परसेंट है, इंक्रीज है तो ऐड कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर दो। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द पार्ट सर्कल। तो सर्कल के हमने जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ और चीजें देखेंगे, कुछ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, और कौन से टॉपिक हैं जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फोर्थ वन, दिस इज ट्राइंगल। तो क्या होता है ट्राइंगल, देखा है, त्रिकोण बोलते हैं। तो ट्राइंगल इज अ काइंड ऑफ थ्री साइडेड फिगर, ऐसा होता है ना। इसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3 वर्टिसेस हैं। ये जो कोने हैं कितने हैं, 3, और ये जो बीच में एंगल हैं ये भी कितने हैं, 3 साइड्स, 3 वर्ट फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। इट हैज 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो देखो ये देखने में या तो आपको ऐसे दिखेगा, कभी कभी ऐसा दिखेगा, और कभी कभी ऐसा दिखेगा, और कभी कभी ऐसा दिखेगा। ये 4 तरीके के ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं हमें दिखे। इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो इसकी क्या खासियत है, अगर ये साइड A है और इसकी लेंथ B है, A मतलब ये लंबाई A, B मतलब इसकी लंबाई B मतलब C, तो अगर ये तीनों बराबर हैं, ये A है, ये भी A है, ये भी A है, हो सकता है ना तीनों बराबर हो, 3 लेनी है मर्जी की। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी क्या खासियत है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। पहली बात ये, दूसरी बात ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, क्या खासियत है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें तीनों साइडें बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइडें बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं बट तीसरी बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। साइड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये बात याद रखना। जिस ट्राइंगल में 2 साइडें बराबर हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, बिकॉज अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स या 2 एंगल्स बोल सकते हैं बराबर हैं, बट वो एंगल कितने कितने हैं ये हम नहीं बता सकते। और जो तीसरा केस है जिसमें एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, पहले मैं 3 को चौथे को बाद में डिस्कस करता हूं। एक मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और तीसरा ऐसे। मान लो ये अलग अलग है, A B C, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों साइड्स की लंबाई बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल। इसमें क्या है, नो साइड या एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या पता क्वेश्चन डेफिनेशंस पे ही आ जाए, तो इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, 3 इसलिए क्योंकि उनकी लंबाई जो है तीनों साइड्स की वो अलग अलग हो सकती है। अगर तीनों बराबर हो गए तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें तीनों साइड बराबर है या तीनों एंगल बराबर है, और हर एंगल कितना है, 60 डिग्री का, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइडें बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं। अगर 2 साइडें बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें बराबर नहीं है, तो ऐसे तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, तो ये 3 तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल होता है, वो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है, मतलब हर चीज को बांटने का आधार होता है। यहाँ बांटने का आधार है लंबाई, कि अगर तीनों की लंबाई बराबर है, 2 की बराबर है, या तीनों की अलग अलग है। अब हम एक एंगल के
आधार पे भी एक ट्राइंगल बनाते हैं, वो ऐसा ट्राइंगल दिखता है आपको, वो ट्राइंगल ऐसा दिखता है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, उस एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल ए शॉर्ट में विथ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो बोलते हैं ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल एक जो साइड है उसके ऊपर दूसरी साइड ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो जो भी साइड होती है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एच याद रखो, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जो 90 डिग्री के सामने है इसको बोलते हैं एच। तो जो दो बच गई, अगर इसका मान ले लो ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो इसमें एक फेमस रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये तो आप पहचान लोगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये किसके बराबर होता है? जो दूसरी दो साइड है इसको छोड़ के क्या है? AB इसका स्क्वायर प्लस ये जो तीसरी बच गई BC। तो ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज है जो 90 डिग्री के सामने है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो जो दूसरी दो साइड्स हैं, दूसरी कौन सी? देखो ये तो AC थी, तो AC हुई हाइपोटेन्यूज। तो जो बच गई वो क्या? AB उसका स्क्वायर और दूसरी BC का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करें तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रिजल्ट है, आपने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अब इसमें क्वेश्चन कैसा, बहुत ही वास्ट चैप्टर है ट्राइंगल, बट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है हम कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहली चीज है, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, तो अगर आपके पास ये ट्राइंगल दिया है और इसके ऊपर अपोजिट कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, किसी भी एक साइड के ऊपर दूसरी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड। क्या हाइट भी बोल देते हैं? तो अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो इसको बोलेंगे बेस, जिसके ऊपर ये खड़ा है बेस बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर का बेस ही है। तो दीवारें उसका ऑल्टीट्यूड आप मान सकते हो, 90 डिग्री पे खड़ी होती हैं। बट यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ये नहीं कि 90 डिग्री पे खड़ा कर देना है, वो दूसरे कोने से शुरू होना चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए और इसके ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हुआ बेस, ये हुआ ऑल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला कि इस ट्राइंगल के बीच में कितनी जगह है, दिस इज 1/2 बेस इंटू एच। 1/2 बेस इंटू एच। अगर बेस को B से लिखें, ऑल्टीट्यूड या हाइट को H से लिखें, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो इन दोनों, जैसे रेक्टेंगल में क्या था, दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे दो साइड्स नहीं है, एक बेस है और उसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री एक लाइन आई हुई है जिसको बोला हाइट। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाता है एरिया। जैसे क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन विच बेस इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज, तो बेस और हाइट की बात हो रही है, इसका मतलब ट्राइंगल की बात हो रही है, 75 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड हाइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1/2, जब भी कोई एरिया पेरीमीटर कुछ भी निकालते हैं तो मैंने कहा था यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ यूनिट है मीटर और यहाँ है सेंटीमीटर। हमें मीटर को सेंटीमीटर या इन दोनों को बराबर करना है, या तो इसका सेंटीमीटर बना दो या तो इसका मीटर बना दो, बट वो डिपेंड करता है आंसर क्या है।
तो मान लीजिए आंसर में सेंटीमीटर यूनिट यूज किया है, तो मैं इसका सेंटीमीटर कैसे बनाऊंगा, 1.5 का मीटर के, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर की जगह आ गया 100 सेंटीमीटर, और ये तो 75 ही था, तो 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। 1.5 का मतलब क्या है, 15/10। जितने डिजिट पॉइंट के बाद है उतने जीरो नीचे लगा दो, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, 2 5 10, 15 पंजे 75, तो 75 इंटू 75, 75 का स्क्वायर पड़ा था स्क्वायर में एंडिंग विद 5, आज काम आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और 7 को उससे अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 56, 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद आ गया ना, देखो कितना टाइम आपका सेव हुआ। ये स्क्वायर निकालते कम से कम आप 20 सेकंड 15 निकालते, और 2 सेकंड में आंसर निकालते हैं। तो आपको बेस और हाइट दी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था, जो कि हमने निकाल लिया। इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल में आपने पढ़ा है कि 3 एंगल होते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल को ऐसा लिखा जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ आ गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल, ये जितना भी है, ये जितना भी है, जितना भी, हमें नहीं पता तीनों क्या है, बट तीनों का जोड़ 180 है। मतलब मेरे पास अगर मैंने एक ट्राइंगल के 3 एंगल में कोई चीज बांटनी है तो मुझे उसका टोटल 180 ही रखना है। अगर मैंने इसको 40 दिया, इसको 70 दिया, तो 70 और 40 110, टोटल कितना 180, तो बचे कितने 70, तो ये कितना होगा 70। अगर ये 10 है और ये 120 है मान लो, तो 120 और 10 130, तो ये कितना होगा 50। समझ आ गया। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो जो पूछता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इसी प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, if two angles of a triangle are 30 degree and 105 degree, then the third angle is, तो पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिगर बना लो। एक का नाम है 30 और एक का नाम है 105, तो दोनों को जोड़ो, कितना आया 105 और 3 135 आया। लेकिन हमें पता है तीनों का जोड़ कितना है 180, तो 180 में से इसको कर दो माइनस, तो 180 में से 35 गए, यहां से कैरी, 5 में से 5 गए 0 बचा, 7 में से 3 गए 4, या सर 5, 5 10 में से 5 गए 5, तो 45 डिग्री। कैसे कि इन दोनों का सम, थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं कि हमें पता था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना था 180, तो एक दिया था 30 और एक दिया था 105 और तीसरा निकालना था 180। 130 और 5 135, तो 135 को यहां जाके माइनस कर दिया, तो क्या मिला 45 डिग्री। तो जब भी 2 एंगल दिए हैं उनको टोटल करो और 180 में से घटा दो, तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। अब इसमें एक स्मार्ट सा या ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बना सकता है वो देखो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, if one angle of a right angle triangle is 60 degree, then the other two angles are, पहला ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको, चलो दे देता हूं, 50 and 40, 90 and 50।
90 एंड 40। तीसरा दे देते हैं 60 एंड 90। तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक आम ट्राइंगल नहीं दिया, ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल। तो आपको पता हुआ कैसा होता है देखने में ऐसे, और उसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ये डेफिनेशन में छुपा हुआ है। तो ये तो हमने डेफिनेशन से निकाल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल कितना होगा 90, और एक एंगल हमें दिया है 60। तो आपको पता है दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो और 180 में से माइनस कर दो, तो जोड़ो 9 6 15। तो एक 150 180 में से, तो एक ऑप्शन मैंने जो है वो थोड़ा सा ये रखना था। तो अगर मैं 180 में से 150 निकालूंगा तो कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल बचा है वो कितना है। तो मुझे एक एंगल दिया है, बोल रहा है 60, मुझे बताओ दूसरे दो क्या है। तो दूसरा एक है 90 और एक है 30, एक है 90 और एक है 30। तो दिस इज योर आंसर। एक ही एंगल दिया है, दो पूछ रहा है, वो तभी पूछ पाएगा जब एंगल दिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर इसलिए नहीं है, डायरेक्टली बोलना हो। एक है 60, 9 6 15, 15 और 4 19, 190 डिग्री टोटल आ गया यहाँ पे, तो वो गलत। 9 6 15, 15 और 6 21, 210 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि तीनों एंगल का सम बनना चाहिए। तो यहाँ 5 4 9, 90 और 6 150 डिग्री। सिर्फ यही ऑप्शन है जिसको लेने के बाद तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। सो ये आपका एंड हुआ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे, जिन पे क्वेश्चन बना जाता है। अब हम कुछ टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसपे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली फिगर जो है वो है, उसमें हम ऐसे टेबल एक देख लेते हैं, फिगर, उसके बाद सरफेस एरिया। इसमें दो तरह के आएंगे, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, एक वॉल्यूम और उसकी फिगर, वो देखने में कैसा है। तो यहां मैं शेप लिख देता हूं, फिगर, शेप, जो भी बोलो आप। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। कौन सी फिगर, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखने में कैसा होता है, आपने अपने घर में ईंट देखी है, घर बनते हुए। तो जैसे आपकी ईंट होती है वो, दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। तो मैं ज्यादा आपको यहाँ पे समझाने में भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा, बट फॉर्मूले ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने। तो जो आपकी ईंट होती है, अगर आपने देखी हो, कुछ इस तरीके की होती है। अगर मैं ये टेक्स्ट बुक की फॉर्म में बताऊं आपको, इसमें तीन चीजें हैं। क्या है, एक ये लंबाई, एक ये चौड़ाई और एक ये ऊंचाई। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन चीजें आपको दिख रही हैं। बनी कैसे है, बनने का एक बार फिर दिखा रहा हूं। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये हाइट। तो यहां पे अगर मैं इसको रखूं, एक ये जगह है लंबाई, एक ये जगह है चौड़ाई और ये है हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें हैं। बनती कैसे है, एक अगर आप एक ऐसी चीज को देखना चाहो तो उसका भी मैं एक ऑप्शन बता देता हूं। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल और रखो, इसके ऊपर रेक्टेंगल और रखो। तो जैसे आप एक के ऊपर एक पेज रखते जाओगे, मतलब रेक्टेंगल को जोड़ते जाओगे, तो एक के ऊपर एक पेज ये रखे कॉपी के, एक के ऊपर एक पेज, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ और कुछ हाइट भी है। एक पेपर की हाइट हम बोल सकते नहीं है, बट इसमें हाइट है। तो जब रेक्टेंगल जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो इसका क्यूबॉइड का जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया। जैसे रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का मतलब ये कितनी, उसमें रेक्टेंगल में कितना एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उसमें एक ही मुंह होता है। तो यहाँ पे कितने फेसेस हैं, बेसिकली देखो, एक फेस ये है जिसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ, एक फेस ये है और एक फेस ये ऊपर है। तीन फेसेस हैं, बेसिकली 6 हैं। एक ये, एक इसके सामने, लेकिन जितना ये है उतना ये है। फिर एक ये है उसके सामने ये, जितना ये है उतना ही नीचे। एक एक इधर, 2 3 4 5 6। बेस्ट एग्जांपल है आपका कमरा, घर का।
कितने उसमें जगहें होती हैं, एक सामने, एक पीछे, दो, एक लेफ्ट राइट और एक ऊपर और नीचे, 6 फेसेस होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है LB प्लस BH प्लस H। इसमें सिर्फ L इंटू बी था, बट अब हमारे पास हाइट भी आ चुकी है, तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ गया सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, LBH। ठीक है, LBH मतलब एक जो 3 आपका जैसे कमरा है, उस कमरे के बीच में कितनी जगह है वो बोलते हैं दैट इज अ वॉल्यूम। एक सॉलिड फिगर जिसके बीच में कुछ स्पेस है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वो फॉर्मूला क्या है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है आपके पास क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसी, जैसे रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर कर दो तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। वैसे ही क्यूबाइड में जो तीनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं आपको, अगर वो तीनों बराबर हो जाएं, बिल्कुल सटीक बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, क्यूब। जैसे आपने लूडो खेली होगा, उसमें जो आप जिसको आप उछालते हो, डाइस करते हो, उसको क्या बोला जाता है, क्यूब। उसको बोला जाता है क्यूब, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों बराबर होती है। तो जब ये तीनों बराबर हो गए तो ये बन जाता है कि देखो ना, स्क्वायर में क्या बना था हमने, स्क्वायर में पढ़ा था लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L स्क्वायर बेसिक, ओ सॉरी दिस इज 2 टाइम्स। वो 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि एक फेस ये है, एक फेस ये है, आपस में 2 है ना, तो LB वाले 2 हैं, BH वाले भी 2 हैं, HL वाले भी 3 हैं, टोटल 6 हैं। 1 2 3 और 2 गुना कर दिए 6। तो अब 6 का, इनकी जगह अगर आप L इक्वल टू B इक्वल टू H डालो, तीनों को बराबर कर दो, तो यहाँ पे आपका आएगा 6 इंटू H का स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वर्ड यूज नहीं होगा, वो क्यूब में ही होगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे एज बोलेंगे कि एक एज ये है, एक एज ये है, एक, तो ये दिखने में कैसे दिखेगा, इसको भी मैं ड्रॉ करके बता दूं। यहाँ पे बराबर होंगे बेसिकली सारे कोने, यहाँ पे सारे कोने बराबर होंगे, कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, वो देख रहे हो पीछे लंबा जा रहा है पीछे, और ये बिल्कुल चौरस दिख रहा है। ये जितना ये फेस है आगे वाला, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये। इसको बोर्ड में बनाना, दिखाना ये गलत है, बट समझाने के लिए आप अपना एक कमरा ले लो जिसकी चारों दीवारें, छत और लेंटर चारों बराबर दिख रहे हैं, तो ऐसी एग्जांपल है ये क्यूब की। तो 6h स्क्वायर, ये तीनों बराबर होते क्या हो गया, L क्यूब। तो सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है कि क्यूबाइड का सरफेस एरिया कितना है, इतना, वॉल्यूम कितना है, इतना, सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोन पे। कोन से पहले सिलेंडर को देख लेते हैं। सिलेंडर देखा है, बिल्कुल वही सिलेंडर है जिसकी बात आप घर में करते हो, गैस वाला सिलेंडर। तो कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये कैसे बनता है, तो अगर आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, एक चूड़ी है घर में, सर्कुलर फॉर्म में होती है, उस चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाओ, रखते रहो, 20 चूड़ियां रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो वो दिखा एक सिलेंडर कैसे बन रहा है, वो एक सर्कुलर कलेक्शंस एक के ऊपर एक रखने से बन रहा है। तो अब आपको पता है ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसका रेडियस होगा, ऊपर भी उतना ही वाला सर्कल है, और ये इसकी मान लो सिलेंडर की हाइट है। तो आपने सिलेंडर का एरिया पढ़ा था, सिलेंडर का एरिया पढ़ा था। अब यहाँ 2 तरह के एरिया बोले जाते हैं, एक बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक बोला जाता है टोटल सरफेस, मतलब जगह। कर्व्ड मतलब वो जगह सीधी नहीं है, टेढ़ी है। तो जैसे सिलेंडर देखो तो वो कैसा होता है, गोल होता है ना, सीधा नहीं है, तो उसको बोलते हैं कर्व फॉर्म में। तो बोलता है सिलेंडर का जो कर्व वाली जगह है उसका एरिया कितना है, कर्व वाली जगह का एरिया कितना है। ऊपर और नीचे जो है, जैसे आप अपने रूम में हो, मान लो एग्जांपल, सर्कुलर तो नहीं है बट मान लो, तो छत और नीचे को छोड़ दो, जो जगह बची आगे पीछे उसका एरिया, तो वो उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि ये बीच में जो जगह है वो किससे बनी है, सर्कल के किससे बनी है, सर्कल के सरकमफ्रेंस से बनी है। अगर एक सरकमफ्रेंस लें, जैसे आपका रूम है, मैंने कहा वो चूड़ियों से बना हुआ है, अगर वो सर्कुलर रूम है, तो एक चूड़ी का गुलाई कितनी है, 2πr, 2πr, और वो कितनी चूड़ियां हैं वो डिपेंड करता है हाइट पे, तो हाइट से कर दो मल्टीप्लाई। तो कर्व सरफेस एरिया जो गुलाई वाली जगह है सर्कल में, उसका एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh। टोटल कितना है, टोटल में गुलाई भी आ रही है और छत और नीचे का बेस भी आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, पहले तो गुलाई वाली जगह सारी, और छत और नीचे। छत क्या, एक सर्कल है, सर्कल के बीच का एरिया कितना होता है, ये सर्कल है ना, इसके बीच का एरिया कितना है, πr स्क्वायर।
इसका पाई आर स्क्वायर है तो ये भी उतना ही बड़ा सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ से 2 पाई आर चला गया, पीछे बचा एच, और यहाँ पे 2 पाई आर पीछे बच गया आर, तो आर प्लस एच लिखो या एच प्लस आर लिखो। तो ये बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया है सर किसका, सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच, या ऐसे कैसे आया समझ आया? मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको समझाने के लिए। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसके बीच में कितनी जगह है। अगर आपका रूम जो है सर्कुलर है तो बीच में कितनी जगह है, तो बीच में उतनी ही जगह है जितनी इस एक चूड़ी के बीच में जितनी जगह है वही चूड़ियां बढ़ती जा रही हैं, तो एक चूड़ी के बीच में जगह है पाई आर स्क्वायर, और वो हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऊपर तक ले गए तो बीच की वो जगह सारी मल्टीप्लाई हो गई, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। समझ आ गया आपको इन 3 फिगर्स का? आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट फिगर है वो हम ले लेते हैं कोन। क्या लेते हैं? कोन। कोन कैसे देखना? आइसक्रीम खाई है आपने, तो कोन कैसा होता है देखने में? कुछ ऐसा होता है, नीचे से सर्कुलर होता है, मान लो रेडियस आर है, ये जो साइड में इसकी जो स्लांट होती है इसको एल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल। इसको बोलते हैं स्लांट, मतलब टेढ़ी, तिरछी, तिरछी हाइट, और इसको बोल देते हैं जो बिल्कुल सीधी नीचे से आएगी हाइट, इसको बोलेंगे हाइट। तो इसमें भी कोन में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें यही ऐड होगा, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, नीचे कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन लो, पाई आर कॉमन लो, तो क्या बचा? आर प्लस एल। तो दिस इज द कोन के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, सर्कल का ऐड कर दो। और इसका वॉल्यूम कितना है ये आपने नोट कर लिया होगा। इसका वॉल्यूम कितना है? जितना आपके सिलेंडर का वॉल्यूम था उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, जितना इसका वॉल्यूम था सिलेंडर का उसका एग्जैक्टली 1/3। ठीक है, समझ आ गया? अब लास्ट की जो 2 फिगर्स हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। सबसे पहले आएगी सफियर। सफियर देखा है? गोला, सर्कल भी गोला होता है, सफियर भी गोला है। क्या फर्क है? जैसे आपकी बॉल देखिए, फुटबॉल और एक चूड़ी, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? जो चूड़ी है वो एक सर्कल है, और जो आपकी बॉल है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दैट इज अ सफियर। उसके बीच में जगह होती है, वो पूरी इस तरह से 3 डायमेंशनल फिगर होती है, बेसिकली एक सॉलिड फिगर होती है। तो उसका जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। और बीच में कितनी जगह ये लेता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला ऐसे ही दिखाएंगे बोर्ड में, तो ऐसे ही दिखाएंगे, बट आप समझ सकते हो एक आपका फुटबॉल या कुछ है, तो अगर उस फुटबॉल का रेडियस जो आपको दिया हुआ है आर है, तो आप बोल सकते हो उसके बीच में कितनी जगह है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्यूब ध्यान रखना स्क्वायर नहीं है, पाई आर क्यूब है। और इसका जो सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एक सफियर होता है, एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब सफियर का आधा। जैसे आपकी कटोरी देखिए आपने घर में, कटोरी घर में, तो कटोरी क्या है? हेमिस्फीयर। अगर नीचे से गोल है या ना नीचे से कुछ और, तो अगर सफियर को बीच में से काट दें तो ऐसा दिखेगा, तो कटोरी की तरह दिखेगा। तो इसका सब कुछ क्या हो जाएगा? इससे आधा। अगर इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली इसको याद रखना है, इसको उसका आधा, हेमी का मतलब आधा कर दो। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जिनका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला आता है, बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो मैंने आपको थोड़ी कोशिश की समझाने की कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क है और कैसे वो निकाले जाते हैं, किसमें ऐड क्यों किया जाता है। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द वन मोर इंपॉर्टेंट लेक्चर, मेंसुरेशन, विच वॉज पार्ट 2। और इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड है 2 क्वेश्चन, मे बी 3 भी आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है, और बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, आप पुराने पेपर देख सकते हैं। तो कुछ आपसे एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं, उन्हें ट्राई करें, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं किसी एक अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।